इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था अभिग्रहित, और अभिग्रहित के बारे में बताया था कि कुछ कथन ऐसे होते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं, उन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे कथन को हम अभिग्रहित कहते हैं। उसके बाद तब हमने पढ़ा था प्रमेय, और प्रमेय के लिए बोला था कि कुछ कथन ऐसे होते हैं जिन्हें हम अभिग्रहितों की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं, उन्हें हम प्रमेय कहते हैं। तो ऐसे कथन जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अभिग्रहित कहते हैं। ऐसे कथन जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता होती है उन्हें प्रमेय कहते हैं। फिर हमने प्रमेय के भाग पढ़े थे, जिसमें दत्त, साध्य, आकृति, रचना और उपपत्ति, ये 5 भाग प्रमेय के पढ़े थे। और इसमें आपको बताया था कि जो दिया रहता है उसमें कथन में जो दिया रहेगा उसको दत्त कहते हैं, कथन में जो सिद्ध करना रहेगा उसे साध्य कहते हैं। दत्त और साध्य की सहायता से आकृति बनाते हैं। अगर आकृति में कुछ चेंज करने की जरूरत है, परिवर्तन करने की जरूरत है तो रचना करेंगे, नहीं तो रचना वाला भाग नहीं आएगा। और उपपत्ति मतलब ये साध्य जो है हमारा ना, जो सिद्ध करना है, जो प्राप्त करना है, उसी प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को उपपत्ति कहते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था उपपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष उपपत्ति, दूसरी अप्रत्यक्ष उपपत्ति। तो हमने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में प्रत्यक्ष उपपत्ति का एक प्रमेय पढ़ लिया था। आज हम लोग एक प्रमेय पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष उपपत्ति का। तो क्या होता है, ध्यान रखिए, उपपत्ति का ये जो प्रत्यक्ष उपपत्ति होता है ये थोड़ा आपको सरल लगता है, अप्रत्यक्ष उपपत्ति थोड़ा कठिन लगता है। तो आज हम एक कठिन वाला पढ़ेंगे। वैसे तो प्रमेय ही स्टूडेंट्स को कठिन लगता है, प्रमेय जो रहता है वो आपको कठिन लगता है, जबकि प्रमेय क्या होता है, प्रमेय हम नहीं सिद्ध करते। प्रमेय कोई न कोई गणितज्ञ पहले से सिद्ध करके गया रहता है, वो आपको हम सिखाते हैं कि देखो एक कथन को इस तरीके से सिद्ध किया गया है। कभी कभी किसी कथन के बहुत सारे तरीके होते हैं सिद्ध करने के, और कोई कोई ऐसे कथन होते हैं जिनका एक ही तरीका होता है सिद्ध करने का। तो कुछ कथन ऐसे होते हैं जिनको सिद्ध करने के लिए हम प्रत्यक्ष नहीं सिद्ध कर सकते, तो उन्हें हमें अप्रत्यक्ष सिद्ध करना पड़ता है। तो आज हम अप्रत्यक्ष उपपत्ति के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने प्रमेय सिद्ध करने के लिए इस शीर्षाभिमुख कोण का प्रमेय पढ़ा था। शीर्षाभिमुख कोण का प्रमेय कि परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली 2 रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। इस प्रमेय को आपने प्रत्यक्ष विधि से सिद्ध किया था, दत्त, साध्य और उपपत्ति। ये आपने कौन सी विधि से सिद्ध किया था, प्रत्यक्ष पद्धति। आप चाहे तो जो वहां पे आपने अपने नोटबुक में लिखा है वहां पे इसको ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं, प्रत्यक्ष पद्धति। अपना नोटबुक निकालिए और वहां पे प्रमेय आपने किया है, उस प्रमेय के आगे ऐसे लिख सकते हैं, प्रत्यक्ष पद्धति। अब हम अप्रत्यक्ष पद्धति से एक प्रमेय सिद्ध करेंगे। तो जरा देखिए अप्रत्यक्ष पद्धति में क्या बोल रहे हैं। इस पद्धति में शुरू में साध्य को असत्य मान लिया जाता है, केवल तर्क तथा पहले मान सत्य के आधार पर क्रमानुसार एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यह निष्कर्ष पता होने पर सत्य गुणधर्म से दत्त से असंगत होता है, इसलिए साध्य को असत्य मानना गलत है, ऐसा निष्कर्ष निकलता है, अर्थात साध्य सत्य है ऐसा स्वीकार किया जाता है। निम्नलिखित उदाहरण का अध्ययन कीजिए। तो इसको इन्होंने इतने पूरे में क्या बताया वो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे कोई चीज अगर सिद्ध करना है ना, तो उसको हम क्या करते हैं ना, उसका उल्टा मान लेते हैं। मतलब उसको हम, वो जो हमें सिद्ध करना है उसका असत्य उसको मान लेते हैं, और फिर अपनी ही बात को गलत सिद्ध करते हैं। और जब हमने उसको क्या, देखो वो चीज सत्य थी और हमने उसको क्या माना, उसको असत्य मान लिया। तो अगर कोई चीज सत्य है, ये देखिए कोई चीज सत्य है और हम क्या मान लिए, हमने इसको मान लिया असत्य, माना असत्य। अब उसको जब हम असत्य मानेंगे तो हम अपनी यही बात जो हमने असत्य माना, इसी बात को हम गलत सिद्ध करेंगे तर्कों के द्वारा।
उस तर्क के द्वारा जो पहले से ज्ञात है उसके द्वारा इस कथन को हम गलत सिद्ध करेंगे, और जब ये कथन गलत हो गया तो ये अपने आप सही हो गया। तो फिर से देखिए, हमें सिद्ध ये करना है, सत्य सिद्ध करना है कोई चीज, तो हम उसका उल्टा मान लेंगे। माना वो ये चीज असत्य है, और फिर जो हमने ये माना है ना, इसी बात को हम गलत सिद्ध करेंगे, और जब ये बात गलत हो जाएगी तो ये अपने आप सही हो जाएगी। ये थोड़ा कठिन है आपको समझना, क्योंकि तर्क जो होता है ना, तर्क सारे बच्चों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने का। आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं ध्यान से समझेंगे तो नहीं आएगा। बहुत आसान है, ध्यान से समझिए बस। देखिए, बोला है, कथन क्या है कि 2 से बड़ी अभाज्य संख्या विषम होती है। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? विषम होती है। तो देखिए, दत्त हो गया यदि, अब इसमें यदि तो के रूप में नहीं लिखा, लेकिन इसको आप यदि तो के रूप में बदल सकते हैं। यदि 2 से बड़ी अभाज्य संख्या हो तो वह संख्या विषम होती है। तो ये देखिए, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या ये दत्त हो गया, और विषम होती है साध्य हो गया। ये देखिए, इसको इन्होंने यहां बनाया है, कथन को सशर्त कथन यदि और तो के रूप में बनाया है कि यदि p यह 2 से बड़ी संख्या है तो वह विषम संख्या है। यदि p यह 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है तो p यह विषम संख्या है। देखिए, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या, तो p माना है, यहाँ p मानने की जरूरत नहीं है। आप a से लेकर z तक कोई भी अक्षर मान सकते हो। तो जैसे इन्होंने बोला p यह 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है, तो देखिए 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है, तो कौन 2 से बड़ी अभाज्य संख्या? p। इसका मतलब तो वह p क्या है? विषम संख्या है। तो दत्त, ये p यह 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है, दत्त हो गया, और p यह विषम संख्या है, साध्य हो गया। तो इधर देखिए, दत्त हो गया, p यह 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है, इतना हो गया दत्त। तो देखिए, ये जो ऊपर का पार्ट था यही यहाँ पे दत्त हो गया, और p यह विषम संख्या है, ये हो गया साध्य। तो ध्यान से देखिए, दत्त मतलब जो दिया रहता है, यदि और तो के बीच में जो आता है उसको दत्त बोलते हैं। तो p यह 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है, ये देखिए दत्त हो गया। जो पहले वाला कथन होता है सशर्त कथन में, यदि के बाद वाले कथन को हम दत्त बोलते हैं, तो p यह 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है, ये दत्त हो गई। और तो के बाद वाले कथन को हम साध्य कर देते हैं। तो है ना, तो के बाद वाला जो कथन है साध्य हो गया। तो दत्त यदि के बाद वाला कथन है, और साध्य तो के बाद वाला कथन है। तो मुझे लग रहा है कि आपको दत्त और साध्य समझ गया। यहाँ आकृति बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये संख्या से संबंधित है। यहाँ इसने बताया है कि 2 से बड़ी अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ। पहले तो आप जानिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो, अब देखिए, अगर आपको अभाज्य संख्या और विषम संख्या क्लियर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। और मैंने आपको पहले अभाज्य संख्या और विषम संख्या बताया है, तो पहले तो आप अभाज्य संख्या और विषम संख्या एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ध्यान से देख लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या होता है जो 1 से कटती है तथा अपने से कटती है। और ये शुरू 2 से होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये देखिए ऐसे अनंत तक जाएगी। ये संख्याएं अगर आप देखेंगे ना, तो ये सारी संख्याएं या तो 1 से कटेंगी। देखो, सबको एक से भाग जाएगा, इसमें भी 1 का भाग जाएगा, इसमें भी 1 का भाग जाएगा, सब 1 से कटेंगे। किससे कटेंगी? 1 से। 1 से सब कटती हैं। और किससे कटती हैं? खुद से कटती हैं। जैसे 2 को 2 से काट सकते, 3 को 3 से काट सकते, 5 को 5 से काट सकते, 7 को 7 से काट सकते, 11 को 11 से काट सकते, 13 को 13 से काट सकते। तो ये संख्याएं या तो 1 से कटती है या खुद से कटती है, स्वयं से कटती। बस ये
अभाज्य संख्या होगी। और विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। अब देखिए ये विषम संख्या है। क्या होता है कि अभाज्य संख्या में ज्यादातर विषम संख्याएं रहती हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम अभाज्य संख्या को भी विषम संख्या समझ लेते हैं और विषम संख्या को हम अभाज्य संख्या समझ लेते हैं। जबकि विषम संख्या में देखिए 9 आ रहा है, जबकि अभाज्य संख्या में 9 नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 3 से कटता है। 9 अगर आप देखेंगे तो 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, बराबर। 15 देखिए इसमें आ रहा है विषम संख्या में, पर इसमें 15 नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि 15 जो है वो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 15 से भी कटता है। जबकि अभाज्य संख्या 1 से या खुद से कटती है। तो विषम संख्या समझ गया। इसमें इन सब में अगर आप 2 का भाग दोगे तो 2 से नहीं कटेगी। जब ये संख्याएं 2 से नहीं कट रही हैं तो इनको विषम संख्या बोलते हैं। तो इसका मतलब फिर से समझ जाइए, अभाज्य संख्या 1 से और खुद से कटती है, और विषम संख्या जो होती है वो 2 से नहीं कटती है। मतलब जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो दोनों परिभाषा आप याद कर लीजिए, तब मैं ये क्वेश्चन समझा पाऊंगा। चलिए देखिए उत्पत्ति पे आते। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध क्या करना है उसको देखिए। हमें सिद्ध करना है, ध्यान से समझना है, 4-5 लाइन ही, लेकिन बहुत मुश्किल है। साध्य P एक विषम संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि P एक विषम संख्या है। देखिए ये सिद्ध करना है, एक एक लाइन में टिक करता जाऊंगा कि P एक विषम संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम उसका उल्टा मानेंगे। मैंने बोला था ना, उसका उल्टा मान लो और अपनी बात को ही गलत सिद्ध करो। हमें क्या सिद्ध करना? हमें सिद्ध करना है कि P एक विषम संख्या है। तो हमने मान लिया, माना P एक विषम संख्या नहीं है। उसका उल्टा, जो हमें सिद्ध करना है उसका उल्टा मानेंगे। हमने क्या माना? हमें सिद्ध करना था कि P एक विषम संख्या है। जैसे ऐसे समझो, हमें सिद्ध करना राम एक अच्छा लड़का है, तो हम उसका उल्टा मान लें, राम एक खराब लड़का। फिर हम क्या करेंगे? राम एक अच्छा लड़का है, वो तो अच्छा लड़का है, वो सिद्ध करना है, तो हमने उसको खराब लड़का मान के अपनी ही बात को हम गलत सिद्ध करेंगे कि वो खराब नहीं है, तो अपने आप वो अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही P एक विषम संख्या है, इसको गलत मान के P एक विषम संख्या नहीं है ऐसा मानेंगे। अगर P विषम संख्या नहीं है तो इसका मतलब P क्या है? P सम संख्या है, क्योंकि दो टाइप की संख्या होती है, सम या विषम। तो अगर वो विषम नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है? सम संख्या है। अगर विषम नहीं है तो क्या है? सम है। और सम संख्या की खास बात क्या होती है? सम संख्या में 2 का भाग जाता है, विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है, सम संख्या में 2 का भाग जाता है। तो इसका मतलब जब P सम संख्या हो गई तो 2 यह P का विभाजक है, मतलब P जो है वह 2 से कटता है। ये भी क्लियर हो गया कि अगर P सम संख्या है तो सम संख्या 2 से कटती है, इसका मतलब P भी 2 से कटेगी। तो 2 यह P का विभाजक है, मतलब क्या हुआ कि 2 यह 2 से P कटेगा। परंतु लिखा है, परंतु P 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है। यहां से नहीं रहेगा, परंतु P 2 से बड़ी अभाज्य संख्या, ये दिया हुआ है, यहां देखिए P यह 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है। और जब P 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है तो P के 1 तथा P ऐसे 2 ही विभाजक हैं। अब देखिए 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की क्या खास बात होती है? अभाज्य संख्या की खास बात ये होती है कि वो या तो 1 से कटता है या फिर अपने से कटता है। तो ये P संख्या है। अगर P संख्या है तो जैसे देखिए ये संख्या P है, तो या तो ये 1 से कटेगी या P से कटेगी। जैसे अगर 5 है अभाज्य संख्या तो या तो 1 से कटेगी या 5 से कटेगी। वैसे P संख्या है तो या तो 1 से कटेगी या P से कटेगी। तो यहाँ लिखा है P के 1 तथा P ऐसे 2 ही विभाजक हो सकते हैं।
मतलब अभी अभाज्य संख्या में आपने क्या लिखा, वो संख्या 1 से कटेगी या खुद से कटेगी। तो इसका मतलब ये संख्या जो है, जो p संख्या है, वो या तो 1 से कटेगी या p से कटेगी। 1 या p, या तो 1 से कटेगी या अपने से कटेगी। परंतु यहाँ तो आपने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि 2 यह p का विभाजक है, मतलब p जो है वह 2 से भी कट रही है। अगर p 2 से भी कट रही है तब तो p अभाज्य संख्या है ही नहीं, जबकि आपने दत्त में माना है कि p यह 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है। और यहाँ तो ये 1 से कट रहा है, p से कट रहा है, लेकिन ये 2 से भी कट रहा है। अगर p 2 से भी कट रहा है तो p तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या केवल 1 से कटती है, p से कटती है। तो p के 1 तथा p ऐसे 2 ही विभाजक हैं, जबकि कथन 1 तथा 2 से क्या पता चल रहा है कि p जो है वह 2 से भी कट रहा है। अभाज्य संख्या है p, दत्त में क्या दिया था, p है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या केवल 1 से कटनी चाहिए और अपने से कटनी चाहिए, मतलब p से कटनी चाहिए, जबकि ये तो 2 से भी कट रही है। तो इसका मतलब p तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, जबकि हमने पहले ही माना था कि p अभाज्य संख्या है। इसका मतलब हमारा यह कथन जो है वह गलत है। ये गलत क्यों आया पता है? गलत इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमने गलत माना था। जब शुरुआत ही आप गलत करोगे तो आप गलत रास्ता, जब आप रास्ता ही गलत पकड़ लोगे तो मंजिल भी आपको गलत ही मिलेगी। यहाँ यही चीज समझाया गया है कि हमें मानना चाहिए था p विषम संख्या है, हमें सिद्ध करना था p विषम संख्या, और हमने मान लिया कि p विषम संख्या नहीं है। जब हमने मान लिया p विषम संख्या नहीं है, इससे हमें एक गलत कथन पे चले गए। क्या गलत कथन पे चले गए कि p जो अभाज्य संख्या है वह 1 से भी कट रही है, p से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। जबकि अभाज्य संख्या कभी भी 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि याद मतलब 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 2 से नहीं कटेगी। अगर 2 है तो कटेगी। तो कभी भी कोई भी अभाज्य संख्या 3 संख्याओं से नहीं कट सकती। अभाज्य संख्या केवल 1 से कटेगी और अपने से कटेगी। अगर ये अभाज्य संख्या है और यहाँ पे शुरुआत में ही बोला अभाज्य संख्या है, तो या तो 1 से कटेगी या अपने से कटेगी, जबकि 1 से भी कट रही, अपने से भी कट रही, 2 से भी कट रही, 3 संख्या से कट रही है, जबकि अभाज्य संख्या कभी 3 संख्या से कटती नहीं है। इसका मतलब हमारा ये जो कथन हमने माना था ये गलत हो गया। इसीलिए तो गलत चीज आई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ गलत माना था। तो माना गया कथन गलत है, अर्थात p यह 2 से बड़ी अभाज्य संख्या हो तो वह संख्या विषम है, यह सिद्ध हो गया। तो ये अप्रत्यक्ष उत्पत्ति बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि इसको तर्क द्वारा सिद्ध किया जाता है और आपको तर्क द्वारा सिद्ध करने की आदत नहीं है। इसलिए एक मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, आप भी उसको बार बार वीडियो देखिए, बार बार वीडियो देख के उसको समझने की कोशिश करिए। टेस्ट जो मैं इसको लिखाऊंगा वहां से जाके एक एक लाइन समझो कि जो चीज हमें सिद्ध करना है उसी का उल्टा मानेंगे, फिर अपनी ही बात को यहाँ असत्य सिद्ध करेंगे, गलत सिद्ध करेंगे। तो जब हमारी बात है p यह विषम संख्या नहीं है, ये गलत हो गया। इसका मतलब कि जब p विषम संख्या नहीं है, गलत हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि p एक विषम संख्या है। ये देखिए, ये आपका सिद्ध हो जाता है।